आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू भी जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों इसके हक में है, लेकिन हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मुसलमानों और ईसाइयों को रिजर्वेशन लेने का हक ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बरसों हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। सवाल यह है कि सबको साथ लेकर चलने का वादा करने वाली मोदी सरकार आखिर मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालफत क्यों करती है? क्या महज मजहब के बिना पर इक्तिसादी तौर पर अक़लियतों को रिजर्वेशन से दूर रखा जाना सही है? मुल्क के सबसे पसमानदा तबकों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मोदी हुकूमत के पास क्या प्लान है? क्या नई हुकूमत अक़लियतों के तई संजीदा है? इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेडीयू के राज्यसभा रुकन अली अनवर साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर व वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब, एलजेपी के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल खालिक साहब और आरजेडी के कौमी तर्जुमान अशद अली साहब। इसके अलावा ओबी पर हमारे साथ दिल्ली से होंगे बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब। आप सभी लोगों का आलमी समय में खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं खुली बहस। अच्छे दिन लाने का ख्वाब दिखाकर और सबको साथ लेकर चलने का वादा करने की हुकूमत के ऐलान तक पहुंची बीजेपी के अंदाज में बदलाव भी दिखना शुरू हो गया है। सभी को साथ लेकर चलने का दावा करने वाली बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मुसलमानों और ईसाइयों को रिजर्वेशन लेने का हक ही नहीं है। ऐसा क्यों है? पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्ला की जानिब से मुसलमानों को अक़लियत मानने से ही इनकार करने वाले बयान पर अभी बहस थमी भी नहीं थी कि बीजेपी के एक और लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने मजहब की बुनियाद पर तफरीक का बेगुल फूंक दिया है। स्वामी ने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों को रिजर्वेशन लेने का हक ही नहीं। उनकी दलील है कि मुसलमानों और ईसाइयों ने इस मुल्क पर सैकड़ों साल हुकूमत की है, इसलिए वो पसमानदा नहीं हो सकते। बीजेपी लीडर का यह बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र में उन्हें रिजर्वेशन देने की खबरें गर्म है। हम लोगों ने मिले और हमने कहा कि मराठा लोगों को आप आरक्षण दे रहे हो, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज तो बहुत ही पीछे रहा है, खास करके शिक्षा और माली हालात में बड़े पैमाने पर वो पीछे रहा है। और यही स्ट्रक्चर कमेटी ने दिया है कि दलित और आदिवासी से भी बदतर उनकी हालात है। मुस्लिम तबके को रिजर्वेशन देने की मांग ने तब जोर पकड़ा जब उनके हालात का जायजा लेने के लिए बनी साबिक जजेस की कमेटी ने उन्हें रिजर्वेशन देने की बात कही। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी की दलील को खारिज करते हुए मौलाना अकीलुल बरगी का कहना है कि रिजर्वेशन का मसला हमारी तारीख से नहीं बल्कि हमारे हालात से मुंसलिक है। महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन के मुतालबे की एनसीपी ने भी हिमायत की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ही जाहिर किया था कि महाराष्ट्र में मराठा और मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। हम अपने घोषणा पत्र के उस घोषणा के लिए वचनबद्ध हैं। आशा है कि इसी महीने में महाराष्ट्र सरकार मराठा और मुस्लिम दोनों समाज को शिक्षण में और नौकरी में आरक्षण देगी। जबकि मुस्लिम तबके के ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे ठीक नहीं मानते। एलजेपी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक का कहना है कि हुकूमतें रिजर्वेशन नहीं बल्कि बड़े मकासद के लिए काम करें तो बेहतर होगा। एनसीपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर तारिक अनवर ने भी मुसलमानों के रिजर्वेशन को नामुनासिब करार दिया। मुस्लिम्स को तो पहले से ही रिजर्वेशन, जो बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं वो मंडल के अंतर्गत आते हैं और 3-4 जातियों को छोड़कर वो सारे मुसलमान उसमें कवर होते हैं, इसलिए उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाए ये एक अलग समस्या है। लेकिन रिजर्वेशन का लाभ वो पहले से उठा रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि अभी इस मांग को उठाना उपयुक्त नहीं होगा। मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले पर जारी सियासी बयानबाजियों से मुस्लिम हलकों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। कुछ उलमा और दानिश्वरों का कहना है कि जब जब मुस्लिम रिजर्वेशन की बात उठती है तो कोई न कोई शगुफा छोड़कर उसे उलझा दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि लाखों रुपए खर्च करके मुसलमानों के हालात का जायजा लेने के लिए बनाई गई कमेटियों की रिपोर्ट्स के बाद ये सियासत क्यों? अगर इन कमेटियों की रिपोर्ट्स पर अमल नहीं होना है तो क्यों बनाई जाती हैं ये साबिक जजेस की कमेटियां? क्या हुकूमतों को इन रिपोर्ट्स पर एतबार नहीं, या ये वोटर्स को रिझाने के लिए सिर्फ एक सियासी हरबा है? आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।
नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हिंदुस्तान की तारीख में बहुत पुराना है। जब से आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख है, तब से ये रिजर्वेशन का मुद्दा अटका पड़ा है। 1950 से लेकर के 2014 तक इस पे कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकी जिससे ये मसला हल हो सके। कभी रिलीजन के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे और कभी कुछ दूसरी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी के नाम पर मुसलमानों को रिजर्वेशन हमेशा नकारा गया और नहीं दिया जा सका। हद तो तब हो गई जब सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि उनको सिर्फ इस वजह से रिजर्वेशन का हक नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों ने और ईसाइयों ने पूरे मुल्क पे बरसों बरस तक कई 100 बरस तक हुकूमत की है। क्या ये मुनासिब है? आइए, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं आरजेडी के स्पोक्समैन अशद साहब से। अशद साहब, आपने सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट सुना, आपको क्या लगता है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा सिर्फ उस बात पे मुसलमानों को रिजर्वेशन से दूर रखा जाना चाहिए, या मुसलमानों को रिजर्वेशन इसलिए देना चाहिए कि इक्तिसादी तौर पे मुसलमान बहुत पिछड़ा है? जहाँ तक रिजर्वेशन की पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली ये मेंशन्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो इकोनॉमिक एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को दिया जाता है। वहाँ कहीं पर ये नहीं है कि किसने हुकूमत की और किसने हुकूमत नहीं की। ये एक नया शोशा है जो छोड़ा गया है, और बहुत जिसको कहते हैं कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, ये मेरे समझ से बाहर है। जहाँ तक इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास का सवाल है, इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है, स्पेशली सचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद। सचर कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमान न सिर्फ सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, बल्कि वो जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उनसे भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं। और इसको, इस बात को आप इस तरह से अंदाजा करें कि इन हालात में भी आज आप देखें कि हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामा मिलिया इस्लामिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% रिजर्वेशन जनरल कर दिया गया। तो सचर कमेटी में ये बात बहुत ही साफ तौर पर मेंशन्ड है कि जिस एनालॉजी के तहत सचर कमेटी, जिस एनालॉजी के तहत मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% सीट रिजर्व कर दी गई है और नॉन मुस्लिम, उसी एनालॉजी के तहत अगर 5% सीट्स भी इकोनॉमिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिए तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। किसी किस्म की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। लेकिन एक चीज और बार बार उठती है कि ये कहा जाता है कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा और मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। लेकिन 1950 का जो रिकमेंडेशन है उसमें ये बात बिल्कुल वजाहत के साथ कही गई कि हिंदूज, और उसमें भी सिख और बुद्धों को शामिल किया गया, और जो नहीं है उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि ये पूरी बुनियाद ही कहीं ना कहीं मुतनाज़ा है? यानी इसके माने जो साफ वाज़ेह हैं कि रिलीजन के पॉइंट पर आप किसी को आउट कर सकते हैं, लेकिन रिलीजन के पॉइंट पर किसी को इन नहीं, मतलब इंक्लूजन नहीं है, एक्सक्लूजन है। रिलीजन हर जगह है, इंक्लूजन नहीं। चलिए, अब्दुल खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, और जहां तक उनका स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा कि वो भी मुसलमानों के रिजर्वेशन के हक में शायद नहीं है। एलजेपी का क्या मौकफ है, और अगर उनका ये मौकफ है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो क्या वो सुब्रमण्यम स्वामी के उस मौकफ से इत्तेफाक रखते हैं? खालिद साहब। मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब के स्टेटमेंट कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैंने रिजर्वेशन पे और मुसलमानों को सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन कंडीशन बहुत स्टडी की है, उनकी गुर्बत पे बहुत स्टडी की है, और मैं, अगर मुझे आप वक्त दें तो 2-3 मिनट का, तो मैं सारी बात बताऊं तो ताकि लोग इसको अप्रिशिएट कर सकें। आज के दिन देखिए, हमारा जो समाज है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहा था फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात को एक्सेप्ट करें कि आज के दिन समाज में पोलराइजेशन बहुत जोरों का हो गया है। हिंदूज और मुसलमान, जगह जगह पे हम जहां जहां इलेक्शन में जाए घूमे हैं, वहां पे देखा गया बिल्कुल से पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया है। और ये बहुत दिनों से चल रही थी बात, और आज के दिन और आगे बढ़ चुकी है। जरा सा आप देखेंगे, जरा सा कहीं भी एक चिंगारी फैलती है तो फौरन आग लग जाती है, और वहां पे 2-4, 10, 20, 25, 50 लोग नहीं न होते, शामिल होते, बल्कि हजारों के तादाद में लोग बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? मुसलमानों के खिलाफ ये गुस्सा, नफरत का माहौल किस तरह से बिल्डअप हो गया है, किसने किया, बिल्डअप किया है? और मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सब जानते हैं क्या है। जो आम हिंदू की प्रॉब्लम है, गरीब हिंदू की, वही गरीब मुसलमान की प्रॉब्लम है।
85% मुसलमान बेचारे हमारे जो गरीब हैं, जो तादाद में अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 14-15 करोड़ हो जाएंगे, उनको उनके बच्चों के दाखिले की बात है। जैसे 2 साल पहले हमने दिल्ली में सर्वे करवाया था, 187 स्कूलों में सिर्फ हाफ फीस थी, 0.5% मुसलमान बच्चों में दाखिला हुआ था। मनरेगा के कार्ड का हो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में चाहे येलो कार्ड है, उसमें उन्हें मिलता ताकि उनको दवाइयां मिल सकें। इंदिरा आवास में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए घर बन रहा है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हर जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये समाज में डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए गरीब मुसलमान सफर कर रहा है। दोनों कौमों के बीच की जो खाई गहरी चौड़ी होती जा रही है। ये रिजर्वेशन वाली बात जो कह रहे हैं हम लोग, इसको कहने से, इसको करने से क्या ये खाई और चौड़ी होगी? मेरा एक सवाल आपसे है खालिद साहब, आप नहीं एक मिनट, नहीं आप एक आप खाई की बात कर रहे हैं और आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि आप हर चीज के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक मिनट, आपने कहा पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। पहला सवाल, पोलराइजेशन के लिए क्या किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? दूसरी बात, आपने कहा मुसलमानों के खिलाफ बहुत गुस्सा है लोगों में, और तीसरी बात आपने फिर मैं एडमिट मेरा कहना यह है जनाब कि डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, तो कहीं तजाद है आपकी बात। मेरी बात आप फिर सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें, तब मैं बताऊंगा कि बीमारी क्या है और इलाज क्या उसका है। बीमारी अगर कैंसर की है तो ट्रीटमेंट उसका ट्यूबरक्लोसिस का नहीं होना चाहिए। अब मैं सीधा रिजर्वेशन पे आ जाता हूं, जो हर आदमी पूरा सीना ठोक रहा, रिजर्वेशन आ जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं 33 साल तक सर्विस कर चुका हूं, मुझे जानकारी है। आज के दिन 60 लाख लगभग लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं। रेट ऑफ अट्रीशन 3% साल का है। डीओपीटी गाइडलाइन के हिसाब से 1.5% ही आप भर्ती कर सकते हैं। लगभग 1 लाख नौकरी होती है। 4.5% माइनॉरिटीज के लिए अगर डालिए तो 2-2.5 हजार है। एक मुट्ठी नौकरी के लिए 15-16 करोड़ मुसलमान एक तरफ जो बेचारे अपना परेशान हाल में रोजाना की जिंदगी जिंदा रहने के लिए परेशान हैं, उनके लिए, और 2000 नौकरियों के लिए हम लड़ाई लड़ें और जिससे और मेजॉरिटी कम्युनिटी का गुस्सा और नफरत हमारे खिलाफ हो, तो कहां की दानिशमंदी है? यही क्या इलाज है? इसका इलाज कुछ और है जो हम लिखते भी रहे हैं और आप उसको पढ़ भी रहे होंगे, और अगर वक्त होगा तो हम बोलेंगे भी। हमारा ये नहीं कहना कि मुसलमान जिम्मेदार हैं, मुसलमान इसके लिए सब जिम्मेदार हैं, सारे लोग। सेकुलर पार्टियां, यूपी में इलेक्शन हो रहा था जब, तो कहा गया, एक पार्टी ने कहा 4.5% रिजर्वेशन देंगे, दूसरी पार्टी ने कहा 18% रिजर्वेशन देंगे। प्राइम मिनिस्टर 2006 से लिख रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो एक पार्टी वो है जो कहती है बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं देंगे, ये भी एक बात है कि हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। आपकी बातचीत से जितना मैं समझ पाया हूं, आप ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन सारे फ्रंट पे हुआ है। आपने बहुत खुल करके इस बात की वजाहत की नहीं हुआ। अब डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है खालिद साहब, तो ये बताइए इस डिस्क्रिमिनेशन को वार्ड ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? जनाब बताऊंगा आपको मैं एक बात सुनने मेरी आप। पहले एक बात चलिए, मैं कासिम रसूल इलियास साहब के पास आता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं। हमारी बात पहले सुन लीजिए आप, फिर दोबारा वापस आएंगे। आपका एक बात मैं जो कहना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। देखिए, आज की दुनिया के सबसे बड़े सोशल जस्टिस के जो फाइटर हैं, थिंकर हैं, वो नोम चॉम्स्की हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसे मजलूम लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो पहले ये देख लिए कि आपके बोलने या आपके करने से उन पे क्या असर पड़ने जा रहा है, उनका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। रिजर्वेशन की बात करने से मुसलमानों का फायदा या नुकसान होने वाला, ये पहले हम लोग डिसाइड कर लें इस बात को। चलिए, हमारे साथ कासिम रसूल इलियास साहब हैं, उनकी बहुत गहरी नजर रहती है मुस्लिम मसलों पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बातचीत सुनी, खालिद साहब की, एलजेपी के लीडर हैं, और उन्होंने पूरी बात बहुत वजाहत से बताई है। लेकिन एक चीज जिस पर मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, किस तरह से ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ नौकरी का मतलब है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सरकारी मुलाजमत मिल जाएगी, आपको मुलाजमत के लिए तैयार भी किया जाएगा। आपको स्कूल, कॉलेज और दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, आपको वोकेशनल सेंटर्स में भी रिजर्वेशन, बहुत सारी चीजें। सिर्फ नौकरी का मसला नहीं है खालिद साहब, इतना आसान मसला भी नहीं है कि हम इसको इस तरह से डील करें। कासिम साहब, IIM की बात कर लिए, कितने बच्चे जाते हैं? देखिए फैसल साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात तो ये बात कही है कि आर्टिकल 14-15 में किसी के साथ में कास्ट के और रिलीजन के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना गया है कि बास तबकात हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ हिस्टोरिकल रीजन की वजह से दूसरों से पिछड़ गए हैं। दूसरों को एट पार दिलाने के लिए अगर सरकार कोई स्पेशल प्रोविजन देती है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। चुनांचे आर्टिकल 15(4) में एजुकेशन के लिए और आर्टिकल 16(4) में एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया। तो मैं 16(4). दूसरी बात यह कि इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि कास्ट और कम्युनिटी की बात नहीं कही है, क्लास ऑफ पीपल।
क्लास कैन बी ए कास्ट, क्लास कैन बी ए कम्युनिटी। अदरवाइज आप ये बताइए कि आज जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जा रहा है वो कास्ट की बुनियाद पर दिया जा रहा है जी। तो जबकि उसके अंदर क्लास ऑफ पीपल कहा गया आर्टिकल 15(4) 16(4) में। तो इसलिए रिजर्वेशन मुसलमानों को देने के पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रमोट करता है और इसके लिए यानी लेकिन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही का हवाला देकर के, आइन का हवाला देकर गैर आइनी करार दिया जाता है। नहीं, इसकी देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ये रिपोर्ट है रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हेडेड बाय यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने इसको हेड किया था और उसके अंदर बहुत लीगल एक्सपर्ट मौजूद थे। उन्होंने ये बात कही कि मुसलमानों को अगर ऐसे कम्युनिटी भी रिजर्वेशन दिया जाए तो वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रोविजन भी दिया। देखिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में ये बात जो कह रहे हैं खालिद साहब कि इससे पोलराइजेशन होगा तो सवाल ये पैदा होता है कास्ट को भी हम देते हैं रिजर्वेशन, कास्ट की बुनियाद पर देते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है मंडल के बाद क्या हुआ, पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन के लिए देखिए मसला ये कि अगर ये गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में मुसलमान भी आते हैं। तो अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात गवर्नमेंट की जो अपॉइंटेड कमेटीज हैं उन्होंने की है, इसलिए वो कोई चीज ऐसी नहीं है जो खिलाफ कानून हो या खिलाफ ज़ाब्ता हो। इसके अलावा केरला में 12%, कर्नाटक में 4%, तमिलनाडु में 3.5% और आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो वहां कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ, वहां कोई खलीज नहीं बढ़ी, वहां कोई कम्युनल टेंशन टोटल 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहां ये दिया जा चुका है या देने की कवायद शुरू की गई। नहीं तो मुझे ये बताइए ना वहां कौन सा पोलराइजेशन हुआ, वहां कौन सी खलीज बढ़ गई है दोनों पार्टियों कम्युनिटी के बीच में। चलिए आपके पास वापस आएंगे। अली अनवर साहब बैठे हुए बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के मेंबर है अली अनवर साहब हैं और रिजर्वेशन का इशू हो या मुसलमानों की पसमानदगी का इशू हो उस पर बहुत बढ़ चढ़ कर हर जगह दिखते हैं, बोलते हैं और उनकी अपनी एक सोच है। अली अनवर साहब आपने सारी बात सुनी, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए फैसल साहब, रिजर्वेशन जो है इसको समझे बिना जी इसको समझना समाजियात को समझना है और इसको इस मसले से बहुत लोग भागते हैं जी या इसको समझ नहीं पाते हैं या गलत ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। देखिए जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, अभी जो भी होगा, अभी जो मौजूदा दस्तूर है हमारा आईनी कानून है उसी के दायरे में होगा। संविधान बदल दीजिए तो अलग चीज है। अभी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, अभी रिजर्वेशन के मुतालिक इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो ही अल्फाज आते हैं, सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जी। उसमें कहीं भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड शब्द नहीं आया। सोशली बैकवर्ड का मतलब है, मुराद है जाति से। जाति से क्यों है कि जाति हिंदू हो या मुसलमान, जाति पैदाइशी होता है। जिस जाति में वो पैदा हो गया वो उसमें मरेगा भी जी। इकोनॉमिकली क्यों नहीं दिया? इकोनॉमिकली इसलिए नहीं उसमें लगाया संविधान बनाने वालों ने कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो रातों रात बदलने वाली चीज है, जात नहीं बदलने वाली चीज है। वो जन्मना हिंदू कहते हैं, जन्मना हम लोग कहते हैं पैदाइशी। अगर मैं जुलाहे का बेटा हूं तो मैं एमपी क्या प्रधानमंत्री हो जाऊंगा तो जुलाहे ही रहूंगा। तो कोई अगर किसी ने दरखास्त नहीं दिया है अल्लाह भी के यहाँ कि हमको इस जाति में पैदा करो, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। हालांकि हमारे नबी मजहब में नहीं है, मजहब में नहीं है, हमारे कुरान में नहीं है, लेकिन ये हम लोग माने न माने हकीकत है, समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सच्चाई है जी। तो इसीलिए ये किया गया है। इसीलिए बल्कि हम तो ये कहेंगे ये तो हिंदुस्तान का संविधान नहीं। आपने खालिद साहब को सुना और वो बता रहे हैं उसी का जवाब दे रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं। देखिए ये हम तो कहेंगे कि हमारे नबी ने, हमारे प्रॉफिट ने सबसे पहले रिजर्वेशन की शुरुआत की। आप पूछेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा कि फितरा ज़कात जो है वो इस पर जायज है, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है। जी, ये नहीं कहा कि गरीब सैयद को मिल सकता है और अमीर सैयद बहुत दूर की कौड़ी लाया। तो भाई वो तो लोग कहते हैं हमारे नबी ने शुरू किया तो उसी को फॉलो किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने। तो इसीलिए ये जब से दुनिया है, शायद जब तक दुनिया रहेगी ये बीमारी रहेगी। चलिए आपके पास वापस आएंगे अली अनवर साहब। हमारी बात पूरी कहाँ हुई? हमारी बात देखिए अब ये है कि इसमें
अब ये बिना वक्त की सहनाई बजा रहे हैं। कांग्रेस की यही फितरत है, समझ रहे हैं अभी कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये एक ऐसा कंट्रोवर्सी खड़ा करेंगे जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जो लोग हैं डिस्ट्रक्टिव ब्रेन के झगड़ा लगाने वाले, उनको मौका मिलेगा, संघ परिवार शिवसेना को मौका मिलेगा और खलफसार पैदा करेंगे। यानी आप कहीं ना कहीं खालिद साहब जो कह रहे हैं उससे कुछ हद तक आपको इत्तेफाक है। साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और फिर बात उसमें यह है कि एक साहब आपने जो है, आपने भी सवाल उठाया कि रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, लेकिन रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन से आप डिनाई कर रहे हैं, दीवार कर रहे हैं रिजर्वेशन, तो आप उसको खत्म कीजिए। जो दलित मुसलमान है, जो दलित ईसाई है। चलिए आपके पास वापस आऊंगा अली अनवर साहब। एक शब्द का जवाब दे लीजिए। ये जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने, ईसाइयों ने 600 साल हुकूमत किया, मुसलमानों ने, हमारे भी भाई कुछ लोग मुगलते में रहते हैं, बांह चढ़ाते हैं कि हम हुकूमत करने वाले कौन के। अरे भाई कौन हुकूमत किया है? जो उस समय के जो पसमानदा मुसलमान है, जुल्हा है, दुनिया है, कुंजड़ा है, कबारी है, डफाली है, दर्जी है, मोची है, हलाल खोर है, ये तो उस समय भी पैखाना साफ कर रहा था, उस समय भी वही काम कर रहा था। वो कोई मुगलिया सल्तनत के लोग बाहर से कुछ लोग आए थे, हुकूमत किए। चलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता विजन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। विजन गुप्ता जी, आप बातचीत सुन रहे थे, आपसे ये जानना चाहेंगे सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस बिना पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने से मना किया है कि मुसलमान और ईसाई इस मुल्क पे सैकड़ों बरस तक हुकूमत करते रहे, इसलिए वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं हो सकते हैं, वो पिछड़े नहीं हो सकते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आपका इस पर क्या मौका, आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है ये उनका जाति बयान हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। जी, पहली बात भारतीय जनता पार्टी की सोच बताइए। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है जी, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, ये उनकी अपनी जाति बात हो सकती है। ठीक है जी, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। दूसरा हमारा ये कहना है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था और 1950 में जब भारत का संविधान बना था, तो हमने ये तय कर लिया था कि हम गुजरे जमाने की बात नहीं करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे जी। और इसीलिए संविधान की रचना की गई थी और तभी तमाम मॉन्यूमेंट्स को जो है सुरक्षित करने का एक जज्बा शुरू हुआ था और उसके लिए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने एक कानून बना था जी। तो प्रश्न ये है कि आज भी दिल्ली में औरंगजेब रोड है, तो अगर ये सब मसले उठाने और करने हैं तो फिर तो बहुत बात दूर तक जाएगी। नहीं, तो इसलिए इन चीजों, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? औरंगजेब रोड नहीं होनी चाहिए या औरंगजेब रोड से है, इससे क्या मुराद है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? रिजर्वेशन लगता है आपने मेरा पूरी बात नहीं सुनी, बस एक लाइन सुन ली जी जी, और एकदम आपके कान खड़े हो गए। जी जी हैं? जी जी विजेंद्र जी, पूरी बात सुनिए जी, पूरी बात सुनिए तो अच्छा लगेगा जी। तो ये जो बात आ रही है कि किसने किस पर राज किया या नहीं किया, ये सब बीता हुआ कल है और हमें आने वाले कल की चिंता करनी है। सवाल ये है कि मैं जाऊंगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जी और मैं कुछ सवालात जो है कांग्रेस से करना चाहूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ रूप से कहा है कि 65 साल की आजादी के बाद भी इस देश का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का अभाव है और 65 साल तक इस देश की सियासत की हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करती है। जो लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे और वोट लेते रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश की अक़लियत ने उन पर विश्वास किया और उनको लगातार हिंदुस्तान की सल्तनत में, सरकार में बिठाया, उनको शासन दिया, लेकिन अगर 65 साल के बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर इस देश में सबसे ज्यादा अगर गरीबी की बात की जाए, अगर अशिक्षा की बात की जाए, तो इस देश की अक़लियत में है और विशेष रूप से मुसलमानों में है। तो वो जो लोग वोट लेते रहे, वोट पॉलिटिक्स करते रहे, वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं।
और वो इस पूरे मसले पर जवाब दे। गुप्ता साहब रिजर्वेशन पर सवाल ये रिजर्वेशन पर कहिए तो इलेक्शन ये अली अनवर साहब बैठे हैं यहाँ पे, जेडीयू के एमपी, वो कह रहे हैं कि आप रिजर्वेशन पे कहिए। जी अच्छा, अब विषय आ जाता है रिजर्वेशन। आपको याद होगा 1950 में जब संविधान बना था तो ये कहा गया था कि ये सिर्फ 10 साल के लिए 1960 तक ये सारा काम पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद रिजर्वेशन नाम की चीज को खत्म कर दिया जाएगा। आप लोग खत्म कर दीजिए, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का खत्म कर दीजिए, मुसलमान का आपसे आप मामला खत्म हो जाएगा। जी अभी तो फुल मेजोरिटी में है। नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी, अली अनवर साहब कह रहे हैं कि आप खत्म कर दीजिए। अगर आप SC ST का रिजर्वेशन भी खत्म कर दीजिएगा तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की, मुस्लिम पिछड़ा को रिजर्वेशन देने की बात ही खत्म हो जाएगी। ये कह रहे हैं अली अनवर साहब। जी जी, मैं बात पूरी करना चाहूंगा पहले जी। तो सवाल ये है कि वो रिजर्वेशन भी जो आज है और इस देश के जो वर्ग भेद है, जो हिंदुस्तान की कल्चर में, हिंदू धर्म में, या जो भी कहिए उसको, जो वर्गों के आधार पर बांटा गया और जिसके बेस पर यह कहा गया कि जो लोग एक श्रेणी से में आते हैं उनको एक बराबर हमको लेकर के आना है। लेकिन ये जो रिजर्वेशन तो है ये जातीय आधार पर। विजेंद्र गुप्ता जी, यही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं कि सबको एक बराबर स्टेटस पर लेके आना है। संविधान ये किसी तौर पर नहीं कहता कि धार्मिक आधार पर देश में रिजर्वेशन होगी। मेरा कहना यह है कि सच्चर कमेटी में जो कहा, आपको एक बात याद दिलाऊं, आपको एक बात, विजेंद्र गुप्ता जी, आपको एक बात यहाँ पे रोकना पड़ेगा। आपको एक बात याद दिलाऊं विजेंद्र गुप्ता जी, जो रिजर्वेशन का अभी प्रावधान है, अगर किसी दलित को जो हिंदू समाज का है उसको अगर रिजर्वेशन मिल रहा है और जैसे ही वो धर्मांतरण करता है, अगर वो किसी दूसरे धर्म में चला जाता है, रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। तो ये धर्म के आधार पर है या नहीं है? देखिए, वो प्रश्न ये है कि वो एक जाति के दायरे से बाहर निकल जाता है। नहीं, वो धर्म का जहां उसने परिवर्तन किया उसका रिजर्वेशन समाप्त हो गया। ना उसकी आर्थिक स्थिति बदली, ना सामाजिक स्थिति बदली, सिर्फ धर्म बदला। तो कहीं ना कहीं धर्म एक है निर्धारण का। अगर वो विजेंद्र गुप्ता जी, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 में लुत्फअंदोज होने के लिए पुकार रही है कश्मीर की वादियां। 21 जून से 29 जून तक ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ इस बिना पर रिजर्वेशन कैसे डिनाई किया जा सकता है कि मुसलमानों ने बरसों बरस तक मुल्क पे हुकूमत की है। रिजर्वेशन के इशू को लेकर अक्सर सियासत देखने को मिलती है और असेंबली इंतखाब से ठीक पहले तो रियासती सतह पर इसकी बात उठाकर पार्टियां मुसलमानों को फायदा पहुंचाने से ज्यादा उनकी निगाहें वोट पर मरकूज रहती हैं। कहीं कानूनी अड़चनें भी इसके आड़े आ जाती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। असेंबली इंतखाब अनकरीब देख मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के बाद उठने लगती है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा रुकन हुसैन दलवाई ने तो बाकायदा एक वफ्द के साथ वजीर आला पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात कर रिजर्वेशन का मुतालबा किया। उनके मुताबिक वजीर आला ने इस पर गौर करने की यकीन दहानी भी कराई। लेकिन अगर महाराष्ट्र हुकूमत ये फैसला ले भी ले तो क्या यहाँ कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी? क्योंकि कुछ रियासतों में ऐसा होता आया है। ऑल इंडिया लेवल पे पर आप जो इसमें वगैरह देने लगेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन तमिलनाडु में दिया गया है, यहाँ दिया गया है, अपना आंध्र प्रदेश में दिया गया है, अभी कर्नाटक भी देना चाहता है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो बाजू रखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कुछ प्रोविजन तो कर सकते हैं ना। वहाँ तमिलनाडु में 80% के आगे भी आरक्षण है।
महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन के मामले पर कई दीगर रियासतों की सियासी पार्टियां हिमायत तो जरूर करती हैं, लेकिन खुद अपनी रियासत में इस पर कोई पहल नहीं कर पाती। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आसिम आजमी ने इसे महाराष्ट्र में तो निहायत जरूरी करार दिया, लेकिन यूपी में अपनी पार्टी की अक्सरियत होने के बावजूद अब तक कोई पहल नहीं की, जबकि पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में भी इसका जिक्र किया था। वही हाल जेडीयू लीडर अली अनवर का है, जो इसे जरूरी तो बताते हैं, लेकिन बिहार में अपनी हुकूमत होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए। मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं है। देखिए, अगर वो मुस्लिम नहीं है, उसको रिजर्वेशन दिया गया है, एक ही कैटेगरी का आदमी है, और ये कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सबसे बड़ी झूठ बात है कि ये जो है धर्म के नाम पर किसी का रिजर्वेशन नहीं होता, ये झूठ है। बिल्कुल हुआ है, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन हुआ है, लेकिन स्टेट वाइज अगर बात की जाए तो कम से कम आज अगर पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं बनता है तो स्टेट को भी पूरा राइट है कि फाइनेंशियल बैकवर्ड, गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले जिनकी हैसियत उनको जो है ये बोल करके रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मुसलमानों की रिजर्वेशन को लेकर अब तक हुई सारी कोशिशें ज्यादातर सियासी ही नजर आती रही हैं, क्योंकि इस बड़े मसले की याद इंतखाबात के वक्त ही आती है, और कुछ रियासतों में अगर इस पर कुछ अमल भी हुआ तो रिजर्वेशन फीसद को लेकर लटकता ही दिखाई दिया है। हालांकि तकरीबन सभी सियासी पार्टियां इस बात से तो इत्तेफाक रखती हैं कि मुसलमानों की माली हालत बेहद खराब है, लेकिन इस जानिब कोई मुस्बत कदम क्यों नहीं उठता, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से पार्लियामेंट में आए उनके पहले बयान से मुसलमानों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन देखना ये होगा कि उनका बयान भी सियासी ही साबित होगा या सबको साथ लेकर चलने के वादे पर मुहर लगाकर हिंदुस्तानी सियासत में एक तारीख रकम करेंगे। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाज़रीन, अभी आप एक रिपोर्ट देख रहे थे रिजर्वेशन के हवाले से। एक बात बिल्कुल तय है कि रिजर्वेशन की जब बातचीत होती है तो कुछ लोग उस पर इत्तेफाक राय करते हैं और कुछ लोग उससे इख्तिलाफ भी रखते हैं। विजेंद्र गुप्ता से ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे, उस दौरान अब्दुल खालिक साहब जो एलजेपी के लीडर हैं वो कुछ कहना चाह रहे थे। चलते हैं खालिक साहब के पास और जानना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, उनका क्या जो बात विजेंद्र गुप्ता साहब कह रहे थे आपको इत्तेफाक है उससे? मेरा कहना साहब सिर्फ ये है कि मुसलमानों को कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। मुल्क के अंदर जी हर मामले में इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। अब हम बतावें आपको, जो अली अनवर साहब बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं शेड्यूल कास्ट मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 16 में भी यही है कि इक्वलिटी देना चाहिए। हाँ, शेड्यूल कास्ट मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन की जो बात लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो मतलब खुलेआम कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी उड़ाई जा रही है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 में देखिए कि धर्म के बेसिस पे इन दो जातों के दलितों को बाहर रखा गया है। उसमें बात यह है, देखिए ये कहा गया 1959 में कि अगर आप कन्वर्ट हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं, वापस चले आके अगर हिंदू बन जाए या सिख बन जाए, उस वक्त बुद्धिस्ट नहीं थे, तो आपको फिर से सब कुछ मिलेगा। जी, तो कहने का मतलब यह है कि ये सब तो सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी जो है। तो ये तो बात तय हो गई ना कि रिलीजन के आधार पे ही है रिजर्वेशन। डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, हुआ है, लेकिन हम करें क्या? ग्राउंड रियलिटी आज के दिन है। उस ग्राउंड रियलिटी को अगर हम देखें तो हम किससे लड़ाई लड़ने जाएंगे कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए? रिजर्वेशन की बात सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे लोग इलेक्शन के पहले ही शुरू करेंगे, उसके बाद किसी को इसकी परवाह नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पोलराइजेशन बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम कॉर्नर्ड हो रहे हैं, आम मुसलमान आइसोलेट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके बच्चे के लिए परेशानी में है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं, आज के दिन से चाहिए मुसलमानों को कि हमें प्रेफरेंशियल नहीं, हमें इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। एक मुट्ठी भर नौकरियों के लिए या मुट्ठी भर IIT IIM में एडमिशन के लिए 16-17 करोड़ लोग जो सफर कर रहे हैं, मैं सारे लोगों से अपील करूंगा इस बात को आगे बढ़ावें, ताकि जो खाई अभी पोलराइजेशन की बढ़ रही है वो कम हो और हम लोग आराम से सुकून से रह सकें। तो आपने खालिद साहब की बात सुनी, अली अनवर साहब, और एक आपने रिपोर्ट भी देखा और इसमें ये कहा गया कि आपकी खुद की सरकार भी है वहां जनता दल यूनाइटेड की बिहार में और दूसरा टर्म है, उसके बावजूद आपके जद्दोजहद के बावजूद आप लड़ते रहे इस इशू को लेकर के, उसके बावजूद कोई मुस्बत चीज नहीं हो पाई। अली अनवर साहब नहीं, देखिए सबसे पहले तो दलवई साहब जी, हम लोग राज्यसभा में हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हुसैन दलवई जी। हाँ, हुसैन दलवई साहब जी, उन्होंने जो बात कही उनको समझना चाहिए। मिलेंगे तो हम उनको पर्सनली भी कहेंगे जी, आपके जरिए भी कह रहे हैं जी। देखिए, अभी हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सभी इंसाफ पसंद लोगों को देखना ये चाहिए कि मुसलमानों में भी दलित हैं, ईसाइयों में भी दलित हैं। ये रंगनाथ मिश्रा
कमेटी की रिपोर्ट जो लाए हैं इलियास साहब, उसमें भी ये है कि संविधान के 341 पर जो मजहबी पाबंदी आयद कर दी गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको फौरन रिवोक करना बिल्कुल है। रंगनाथ मिश्रा अभी सभी लोगों को मिल करके और दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों की बात करनी चाहिए। टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन जो कह रहे हैं तारिक अनवर साहब कि महाराष्ट्र हो चाहे हिंदुस्तान का कोई सूबा हो, मंडल कमीशन का 27% रिजर्वेशन लागू है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान ओबीसी के लोग भी हैं। तो ये बात सब जगह है। नई बात ये है कि ये रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन है वो 341 धारा पर जो लगा हुआ है, आपने भी कहा कि पहले सिखों पर भी था, बौद्धों पर भी था, वो हटा, उसको सबको मिल करके एक नुकाती एजेंडा बना करके सब पहले इसको हटाओ। मुस्लिम रिजर्वेशन ऐसा है, समझ रहे हैं ना, कि वो बहुत झमेला वाला है। इसकी बात बोलने से, होने की तो बात दूर रही, सिर्फ बोलने भर से इसमें कम्युनल पोलराइजेशन होगा और जो भी मिल रहा है वो सब मामला अटक जाए। चलिए कासिम रसूल इलियास साहब, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हैं, आप वेलफेयर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जो बात यहाँ पे उभर के आ रही है, खालिद साहब भी जो कहना चाह रहे हैं, जो अली अनवर साहब ने भी कहा कि अगर मुस्लिम रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, जैसे ही ये मुद्दा उठता है पोलराइजेशन हो जाता है, और ये हकीकत भी है, और कुछ फायदा होने से ज्यादा मुसलमानों का नुकसान होता है। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? इस बात पे हैरत है कि अली अनवर साहब इस तरह की बात कह रहे हैं। ये पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई लड़ते रहे जी। देखिए बात सिंपल सी इतनी है, केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में जी और आंध्र प्रदेश में, लेकिन वही बात खालिद साहब भी कह रहे हैं। मैं खालिद साहब की बात दूसरे पैरामीटर पे है। मैं कह रहा हूं कि ये क्या हुआ है, 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें यकीनन ये बात सही है कि मंडल के तहत में मुसलमानों की भी बास बरादरियां, बास कास्ट आती है, लेकिन उनको मिलता नहीं है। जो आपके स्टैटिस्टिक्स हैं वो बता रहे हैं कि उनको नहीं मिलता है। इसी वजह से उसको कार्व आउट करके एक कोटा मुतय्यन किया गया, कर्नाटक में 4% का, उसको कार्व आउट करके एक कोटा मुतय्यन किया गया केरला में 12% का। हमारा मानना ये है कि ये जो आपकी सरकार है बिहार में जी, ये सरकार मंडल के 27% के अंदर मुसलमानों के लिए कोटा क्यों नहीं कार्व आउट करती है, जैसा कि कर्नाटक में किया गया, जैसा केरला में किया गया, ताकि हम अलग से कोई प्रोविजन नहीं मांग रहे हैं। जो मंडल के तहत में बरादरियां आती है मुसलमानों की, जो कास्ट आती है, उसी में एक सब कोटा, उन्हीं को एक सब कोटा दिया जाए जी, जो कर्नाटक में दिया गया, जो तमिलनाडु में दिया गया, उसका नतीजा कि आज वहां मिल रहा है। और ये जो पोलराइजेशन की बात कही जा रही है, तो मुझे ये बताया जाए केरला में क्या पोलराइजेशन हुआ, कर्नाटक में क्या पोलराइजेशन हुआ, तमिलनाडु में कौन सा पोलराइजेशन हो गया, आंध्र प्रदेश में क्या पोलराइजेशन होगा। ये जो है ना, रिजर्वेशन से लोगों को वंचित करने के लिए, रोकने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, मुझे आप दोनों हजरात से इस बात पर इत्तेफाक है कि कांग्रेस की ये सियासत रही है कि एक तरफ तो आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाते हैं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लाकर 2-3 साल तक उठा के रख देते हैं उसको, और जब लेकिन नाफिज कुछ नहीं करते। 10 साल हुकूमत करने के बाद भी आप उसको नाफिज नहीं करते हैं। अब जब देख रहे हैं कि अब आपका सोपड़ा साफ होने वाला है महाराष्ट्र से भी, तो अब आप ये शोषा छोड़ रहे हैं इस वक्त में, और इलेक्शन के दौरान भी किया था ये, इलेक्शन के दौरान भी किया था। तो हमारा कहना यह है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पे ये कांग्रेस सरकार बैठी रही। और दूसरी बात 341 के सिलसिले में मुझे ये कहनी है कि देखिए 341 पे सच्चर कमेटी ने भी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी बात कही थी कि ये जो राइडर लगा हुआ है जियो का, ये अल्ट्रा वायरस है और इसको खत्म होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ये बता नहीं रही है स्टेट गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि उसका क्या मौकफ है, जबकि उसने ये जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया ही इसलिए था कि वो कह रहे थे कि हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना रहे हैं, कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जवाब देंगे। कमीशन की रिपोर्ट में आई कि साहब ये 341 गलत है, इसको हटना चाहिए, इसमें से वो भी ये जो राइडर लगा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें कोई जवाब नहीं दी, वो गवर्नमेंट खत्म हो गई। चलिए हम चलते हैं विजेंद्र गुप्ता साहब के पास। विजेंद्र गुप्ता साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। गुप्ता साहब, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि अभी हिंदुस्तान की आबादी में जो है उसमें टोटल मुसलमानों का जो परसेंटेज है तकरीबन 12 से 14% माना जाता है, लेकिन एक सच्चाई उसके साथ साथ ये भी है कि उनकी जो शमूलियत है, उनकी जो भागीदारी या हिस्सेदारी है नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, रोजगार में, वो महज 3% के आसपास है। ये सूरत हाल है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो हो गए। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो जो जनरल एवरेज है नेशनल 63%, उससे कहीं नीचे है मुसलमान, वहां भी एजुकेशनली बैकवर्ड है और सोशली भी बैकवर्ड है। तीनों पैरामीटर्स पे मुसलमान बैकवर्ड हैं। ये 65 साल जानना चाहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख है। आपसे ये जानना चाहते हैं जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जो
अकलियत के नाम पर वोट तो लेते हैं। चलिए, आपकी बात बिल्कुल सेंटिमेंटल, बिल्कुल विजेंद्र गुप्ता साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने बरसों बरस तक सरकार चलाई और मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, उनका वोट लेते रहे। लेकिन वो लोग भी हैं जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात लेकिन इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर भी हमेशा मुसलमानों को जब कुछ मिलना लगता है तो मुखालफत होती है। आज मोदी जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि आज मोदी जी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल तय है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, ये आप लोग सारे लोग मान रहे हैं, मोदी जी ने भी माना है। क्या ये उम्मीद की जा सकती है, मोदी जी का फॉर्मूला जो है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि अब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? गुजरात के अंदर मुसलमानों के अच्छे दिन 12 साल से हैं। जी, वहां पर जिस तरह से वहां की शिक्षा में, वहां की आर्थिक रूप से समृद्धि हुई है मुसलमानों की, और वहां पर मुसलमान ने विकास किया है। आर्थिक रूप से मुसलमान पहले भी अच्छे थे। वही फॉर्मूला पूरे देश में लागू होना चाहिए। सवाल रिजर्वेशन से कोई भला होने वाला नहीं है। क्या रिजर्वेशन से गरीबी दूर हो गई देश में? चलिए, क्या रिजर्वेशन से जो लोग पिछड़े हुए थे, दबे हुए थे, वो ऊपर आ गए? चलिए, अली अनवर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन से कोई भला होने वाला नहीं है। ये तो पूरे रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उससे क्या किसी का भला हुआ? क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, आर्थिक स्थिति की बात क्या नहीं भला हुआ बताइए। रिजर्वेशन की जब बात होती है, गुप्ता साहब जानते होंगे, रिजर्वेशन सोशली बैकवर्ड पहली शर्त है। होता है ना, यूपीएससी का एग्जाम है, फर्स्ट पेपर आप में क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो सेकंड पेपर देखा ही नहीं जाएगा। तो पहली शर्त है सोशली बैकवर्ड होना। सोशली बैकवर्ड का मतलब होता है जात से हीन, जात से छोटा। तो ये इस पर बहस हो रही है, कौन अमीर है कौन गरीब है। और गुजरात में तो गुप्ता साहब, आप ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक यूसुफ मियां थे जिनको कपड़े की इंडस्ट्री थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया को कंपनी को कहा कि तुम यहां से दफा हो जाओ, जितनी पूंजी है उतना हम तुमको लौटा देने के लिए तैयार हैं। तो गुजरात के मुसलमान तो पहले से समृद्ध हैं। कोई आपके हुकूमत के दरमियान, मोदी जी के हुकूमत के दरमियान गुजरात के मुसलमान नहीं खुशहाल हुए हैं। कुछ लोग होते हैं, हर समाज में कुछ लोग होते हैं, हर समाज में कुछ लोग। मसला ये कह रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि मुसलमानों की जो हालत है और बेहतर हुई है मोदी जी की सरकार। बिल्कुल नहीं बेहतर हुई है, बिल्कुल नहीं बेहतर हुई है, बिल्कुल हुई है। वो आप देखिए राजनीतिक, आप कोई, अरे एक मुसलमान को आप मुसलमानों की भलाई में नहीं है। सुन लीजिए, एक मुसलमान को, गुप्ता साहब आपकी पार्टी एक मुसलमान को कसम खाने के लिए टिकट नहीं देती है। आप क्या बात करते हैं? एक मुसलमान को आप टिकट नहीं देते हैं, अपने बात करते हैं राज कीजिएगा और मुसलमान आपका विकास को डोली ढोने के लिए है। आप राज आप कीजिएगा, हुकूमत में आप रहिएगा, आप रहिएगा हुकूमत में। पॉलिटिक्स विजेंद्र गुप्ता जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। एक मिनट, अरे आप हर एंगल से देखिए। विजेंद्र गुप्ता जी, चलिए, हम कोई रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम चीज स्पेशल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो कह रहे हैं खालिद साहब और कमर इलियास साहब की, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बात अली अनवर साहब ने उठाया है कि जो चीज आप बहुत आसानी से करते हैं, 2-4-5 लोगों को रिजर्वेशन की बात टिकट देने का, वो भी आपने नहीं किया। हम जानते हैं कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि मुसलमानों में जो दलित हैं, जो पसमानदा हैं, उनको रिजर्वेशन होना चाहिए और आपके सरकार के जिम्मे है। ये कह रहे हैं आपकी वोट पॉलिटिक्स है, वो सीधे कह रहे हैं आपके वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आपके सरकार के जिम्मे है। चलिए, हम अशद साहब, ये आप सुन रहे हैं किस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन एक सवाल आपसे भी है और उसके बाद मैं फिर अली अनवर साहब के पास आऊंगा कि आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल की भी हुकूमत बहुत लंबे वक्त तक लालू जी की हुई बिहार में, लेकिन मुझे याद है 2000 में वो एक मुसलमानों को और ईसाइयों को, दलित मुसलमान और दलित ईसाई को रिजर्वेशन देने का रेजोल्यूशन मूव किया गया था असेंबली में। लेकिन बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिहार के, आंध्रा में भी किया, लेकिन उस पर हुआ कुछ नहीं। आप लोगों ने भी खूब मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन किया, खूब मुसलमानों के वोट पे हुकूमत की 15 साल तक, और आज भी मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं। कब तक मुसलमान से वोट बैंक बना रहेगा? देखिए, एवरीथिंग रिजॉल्व अराउंड द विल ऑफ द स्टेट। इस वक्त आप ये देखें कि जिस वक्त आर्टिकल 341 को उनको अमेंड करने के सवाल ही नहीं उठा, उसमें कुछ अपनी मोशोग्राफियां करनी थी,
तो उन्होंने बहुत आसानी से बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंशियल उसके बात नहीं है। 15 साल में लालू ने रिजर्वेशन के ऊपर कोई काम क्यों नहीं किया, ये जानना चाह रहे हैं। 15 साल में लालू ने रिजर्वेशन के ऊपर कोई काम नहीं किया। उसकी कानूनी वजह ये है कि इन्होंने मन बना रखा है कि जो कुछ होगा कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमल करेंगे तब हो सकता है, अदरवाइज यानी जब मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात आएगी तो आइन का सहारा लेकर के, रिलीजन का सहारा लेकर के मैं वापस आऊंगा और लिया साहब के पास आऊंगा। लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब, जब होगी तफ्तीश। देखिए सनीचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बातचीत जब भी मुस्लिम रिजर्वेशन की आती है, मुसलमानों को कुछ देने की बात आती है आईनी तौर पे, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो दस्तूर है वही उसमें आड़े आता है, ये कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि नहीं, आइन में बहुत ज्यादा कोई मसला नहीं है। आरजेडी के जो स्पोक्समैन है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसको रोक दिया गया। क्या है पूरी बात? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसको रोक दिया गया, और जब मुसलमानों को देने की बात आती है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात लाते हैं। लेकिन अशरफ साहब ये बताइए कि आंध्र प्रदेश में इस सारी चीजों के बावजूद 4.5% का रिजर्वेशन दिया। ये अलग बात है कि वो चैलेंज हो गया, चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको स्टे कर दिया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर को, और आज भी वो जारी है। यानी कि दिया जा सकता था, लालू जी ने देने की कोशिश नहीं की। आपके पास आना चाहूंगा। मैं इसमें करूंगा। लालू जी ने जब भी ये बात उठाई तो वहां पर सेंट्रली यही बात आई कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात आई। 341 के बारे में कह रहे हैं आप। ओबीसी की बात कीजिए, जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, उसमें जो काम कर्नाटक ने किया, जो काम केरला ने किया, वो काम बिहार ने क्यों नहीं किया? बिहार ने क्यों नहीं किया? वो काम यूपी ने क्यों नहीं किया? कार्व आउट करके आपने अलग से कोटा क्यों नहीं मुतय्यन किया मुसलमानों के लिए? ये काम कर्पूरी जी ने किया है। कहाँ किया? कर्पूरी जी ने किया है। आते हैं। देखिए पहली बात ये, चलिए अली अनवर साहब कुछ कह रहे हैं। फैसल साहब जी, फैसल साहब पहली बात ये है कि जो आपने कहा कि आंध्रा में, जी देखिए आंध्रा में पहले 5% रिजर्वेशन की बात की गई। जी जी। फिर पीएस कृष्णन साहब की एक कमेटी बनी। पीएस कृष्णन साहब ने उसको घटा करके 4% ना सुन लीजिए क्यों किया। उसमें से कुछ जनरल कैटेगरी के लोग उसमें शामिल कर दिए गए थे, इसीलिए उसको हाई कोर्ट ने 2 बार टर्न डाउन कर दिया था। तो उसमें से 5-10 ऐसी बिरादरियों को उन्होंने निकाला और तब वो लागू है, उसका फायदा हो रहा है। दूसरी बात जो मैं बिहार पर कह रहे हैं, देखिए बिहार में हम लोगों की सरकार ने तो एक ऐसी नजीर पेश की है कि न सिर्फ नौकरियों में, सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन, बल्कि हम लोगों ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दिया है। जो 20% पंचायत और नगर निकाय चुनावों में रिजर्वेशन हम लोगों ने दिया है, 20%। हाँ, एक चीज हम लोगों ने किया, अति पिछड़ा के नाम पर दिया है। उसमें मुसलमानों के 99% लोग उसमें शामिल हैं, और हिंदू में यादव, कोयरी, कुर्मी, बनिया जो मजबूत जातियां हैं मुकाबलतन दूसरी पिछड़ी जातियों से, उनको हमने बाहर किया है। और उसका फायदा 40,000 रिप्रेजेंटेटिव, बीडीसी के मेंबर से लेकर के, मेयर से लेकर के, चेयरमैन से लेकर, प्रमुख से लेकर, मुखिया से लेकर, सरपंच से लेकर के, इन लोगों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हम लोगों ने किया है। एक बात जान लीजिए कि 2 तरह का रिजर्वेशन को घालमेल मत कीजिए। एक रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट का है, उसमें मुसलमान नहीं है, उसमें शामिल करने की बात सेंटर के जिम्मे है। वो कोई स्टेट नहीं कर सकता है। और ओबीसी का रिजर्वेशन हर राष्ट्र में लागू है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र लागू है। अब ये तीसरी बात जो ये कह रहे हैं इलियास साहब कि उसको रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, जो केरला, कर्नाटक, आंध्र का मॉडल है, विद इन रिजर्वेशन। देखिए ये साजिश है
जो हिंदू ओबीसी हैं और मुस्लिम ओबीसी उनको लड़ाने, ये साजिश उनको बांटने की, उनको बांटने की, झगड़ा करा, ये कभी नहीं, मकसद कहीं नहीं है उनको देने, मतलब रिजर्वेशन देने की बात नहीं है, दोनों को लड़वाने की बात है। हिंदू ओबीसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ चले जाइए एम्स में, यहाँ चले जाइए आपको जेएनयू में, डीयू में 3000 बैकलॉग है, 3000 पोस्ट रिजर्व पोस्ट खाली हैं, ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी का फेज ये है कि मुस्लिम ओबीसी, हिंदू ओबीसी, मुस्लिम दलित, हिंदू दलित मिल करके लड़े इन मनुवादी पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस है चाहे ये बीजेपी है, दोनों मनुवादी पार्टी, दोनों। चलिए विजेंद्र गुप्ता जी सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अली अनवर साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक समानता जरूर है कि दोनों मनुवादी पार्टी है और इनसे लड़ना चाहिए। जब तक इनसे लड़ाई नहीं लड़िएगा बैकवर्ड्स का भला नहीं होगा, चाहे वो मुसलमान बैकवर्ड हो या हिंदू बैकवर्ड हो। क्या कहिए विजेंद्र जी? इस बार के चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है जी, क्योंकि उन तमाम दिल्ली के देश की जितनी भी रिजर्व सीटें हैं उसमें अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती जी, और यहां तक कि जहां मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो लोग अब समझ गए हैं, ये सब वोट पॉलिटिक्स करते हैं। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं पार्टियों ने देश के मुसलमान का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो मैं माफी चाहूंगा, इन्हीं पार्टियों ने किया है, जिनके नुमाइंदे यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं जी। और वो लगातार वोट को अपने लिए तो पोलराइज करते रहे, अपना तो फायदा लेते रहे, लेकिन मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ। और वही भाषा अभी भी बोली जा रही है जिससे कि आप हिंदू राष्ट्र का बात करें तो ठीक है गुप्ता साहब, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर करके और हिंदू को पोलराइज बहुमत को, इसलिए कि ये हिंदू मेजोरिटी का देश है, लेकिन वो ये तो करें तो ठीक है। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं इसी से नुकसान हो रहा है। करते हैं तो हो जाते बदनाम, आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, ये दस्तूर चला। चलिए हम आते हैं कासिम रसूल इलियास साहब के पास। गुफ्तगू को वापस लेके चर्चा को बातचीत विषयांतर नहीं होना चाहिए। बातचीत हम लोग मुस्लिम रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं, मुसलमानों को जो बहुत लंबे वक्त से उनको उनका हक नहीं मिला उस पे बातचीत हो रही है। हम लोग बात को इधर उधर ना ले जाएं। कासिम साहब, असल में मैं कहना चाहता हूँ ये जो बात आती है जब कोटा विद इन कोटा की, तो हमारे जो लोग जो समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने 15 साल और बल्कि अब उसके बाद 10 साल और जोड़ लीजिए, 20-25 साल तक बिहार में, हमने बिहार में किया, ये तो कह रहे हैं बिहार में किया, ये तो किया, उनको फायदा कैसे कह रहे हैं? ये तो फायदा दिलवाया इन्होंने, दिलवाया हमने। नहीं, अली अनवर साहब ने दिलवाया। फायदे को आप स्टैटिस्टिक्स साबित कीजिए। देखिए पंचायत, ये नंबर दे रहे हैं, ये तो नंबर बता रहे हैं कासिम साहब, ये नंबर बता रहे हैं कितने लोग, ये जो बता रहे हैं पंचायत के इलेक्शन में जी। हम अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। नौकरी में भी है, उसमें भी एनेक्सर 1 आपने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने से है, मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के ये है, नीतीश कुमार जी ने, हमारी सरकार ने उसको नौकरी से बढ़ा करके उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन। कासिम साहब, नहीं देखिए साहब, ये मैं इस तरह से मानता नहीं हूं इस बात को। देखिए जब तक के आप इसको इस तरह देखने की कोशिश कीजिए, यूपी में भी मुलायम सिंह जी की हुकूमत है, जब ये सवाल आया, आपने 18% रिजर्वेशन देने की बात की कि भाई आप 27% के अंदर ये जो पॉपुलेशन के लिहाज से वहां मुसलमानों के लिए कोटा मुकर्रर कर दिए, तो उस पर आप तैयार नहीं है। आप कहते हैं इसके लिए संविधान के अंदर वो चेंजेस करने होंगे, अमेंडमेंट लाने होंगे जी। दूसरी बात ये कि ये जो बात कहते हैं कास्ट के अंदर कंफ्लिक्ट पैदा होती है, ये कर्नाटक में क्यों नहीं हुई, ये केरला में क्यों नहीं हुई? हाँ, लेकिन ये मैं भी जानना चाह रहा हूँ, दोनों 2 हज़रात ने कहा है इस बात को, अली अनवर साहब ने भी कहा, खालिद साहब ने भी कहा। ये जो बात है ना कि आप कहते हैं कि मुसलमान हमको पॉलिटिकली सपोर्ट करें, नहीं तो क्या ये लगता है कि हमारी जो सोशल कॉम्पोजिशन है नॉर्थ की वो थोड़ा ज्यादा हिसास है बनस्बत साउथ की? साउथ में कर्नाटका में हुआ तो कोई वहां तो 69% रिजर्वेशन है, तमिलनाडु में हम बात 69%। चलिए अब्दुल खालिद साहब के पास जाते हैं। अब्दुल खालिद साहब, एक सवाल आपसे, जब रिजर्वेशन के हवाले से बातचीत होती है, रिजर्वेशन ना भी दें तो एफर्मेटिव एक्शंस की बात आती है, कुछ ऐसे कवायद किए जा सकते हैं कि रिजर्वेशन ना भी दिया जाए तो भी फायदा हो सकता है। जैसे अगर मुसलमानों के लिए खास एक स्कूल बना दिया जाए, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिया जाए, और जिसको कहते हैं कि कुछ इस तरह की चीजें की जाए जहां से मुसलमानों को फायदा हो सके, रिजर्वेशन ना देकर, वो भी एक चीज हो सकती है। उसमें कोई भेदभाव नहीं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं। बार बार इलियास साहब कह रहे हैं साउथ की बात, इनको पता होगा। अगर एंट्री नंबर 43 देखिए, केरला का ओबीसी का लिस्ट 43 जी, मुस्लिम, ऑल मुस्लिम्स आर बैकवर्ड इन केरला, ठीक है। एंट्री नंबर 2B ऑफ कर्नाटका, ऑल मुस्लिम्स आर बैकवर्ड देयर।
वो एक वक्त था जब हो गया। आज के वक्त में जो ये कह रहे हैं, जो मैं अली अनवर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, 4.5% का जो रिजर्वेशन का यूपी में कांग्रेस ने शोषा छोड़ा इलेक्शन के टाइम पे, सीधा का सीधा था कि मुसलमान तो हमारे थे, ये कैसे चले गए ओबीसी की तरफ, सिर्फ बंटवारे की बात। नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स और साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं कासिम साहब? बातचीत से यही लग रहा है कि नॉर्थ की पॉलिटिक्स और साउथ की पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ 69% रिजर्वेशन, वहाँ 69%, 50% से आप ज्यादा नहीं जा सकते। पूरी बात हमारी बात सुनने पूरी आप, जो आप कह रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन, हम कह रहे हैं ना सोशल सेक्टर में जो पिछले 2006 से पुराने प्राइम मिनिस्टर लिखते रहे 15% शैल बी फॉर द माइनॉरिटीज, 45,000 करोड़ बनता है। लेकिन अपने लीडरान, मैं रसूल रियाज साहब से भी पूछता हूं, कितनी बार उन्होंने कहा कि मनरेगा में कितने लोगों को मिला, इंदिरा आवास में कितने मुसलमानों को मिला, कितने लोगों का ईडब्ल्यूएस कार्ड उन्होंने बनवाने की बात की जी। अब पूछिए ना लोगों से। नहीं वो बताएंगे ना उसमें। देखिए असल में बताइए, देखिए रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन को मिलाकर में बात कीजिए। अफर्मेटिव एक्शन से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ। सवाल ये पैदा होता है जब रिजर्वेशन का एक प्रोविजन मौजूद है, आपने मंडल के तहत में मुसलमानों की, मेरा तो एक सवाल है, अफर्मेटिव एक्शन मंडल में आप दीजिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रहे हैं कासिम रसूल साहब, कासिम साहब अनेक्सर 1 अनेक्सर 2 पूरे देश में कर दीजिए। चलिए मुख्तसर वक्त क्योंकि कम है, आपसे जानना चाहेंगे मुसलमानों को माशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे, सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए मुख्तसर? Let the Constitution of India be equally applicable to every citizen of this country. I agree with that. जी खालिद साहब, इंटायरली मैं चाहता हूं कि नो प्रेफरेंशियल, इक्वल ट्रीटमेंट। हम जाए पुलिस थाने में बराबरी से, हम जाए स्कूल में बराबरी हो, हम मनरेगा कार्ड बनवाने जाए, हेल्थ कार्ड बनवाने जाए, इंदिरा आवास में हमें बिना भेदभाव की, बिना डिस्क्रिमिनेशन के हमारे साथ वही सलूक किया जाए जो हर गरीब हिंदू के साथ होता है, वही हर गरीब मुसलमान के साथ हो। देखिए कासिम साहब, ये लोग कह रहे हैं, इन दोनों का मतलब ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए और सारी चीजों में हम बराबर हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। क्या मुमकिन है? मुझे आपकी इन बातों से इत्तेफाक है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ओबीसी रिजर्वेशन में भी इक्वल ट्रीटमेंट मुसलमानों को मिलना चाहिए। जो प्रोविजन 27% के अंदर मुसलमानों के लिए जो बिरादरियां रखी गई हैं, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट क्यों नहीं करती हमारी समाजी इंसाफ पे कायम होने वाली हुकूमतें? बिहार में 15 साल, 20 साल और आप यूपी के अंदर इतने साल से हुकूमत करते हैं, आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का जब मामला आता है तो आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो आप अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन में इक्वल ट्रीटमेंट क्यों नहीं है मुसलमानों के साथ में? उनकी बिरादरियों को, उनकी कास्ट को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता है? चलिए जी अली अनवर साहब, पहला काम करना चाहिए 341 पर से जो रिलीजियस बैन लगा है, मजहबी पाबंदी, उसको हटानी चाहिए और तमाम इंसाफ पसंद लोगों को, हिंदू, मुसलमान, ओबीसी, दलित, सबको एक स्वर से इसकी मांग करनी चाहिए। दूसरी बात कि ओबीसी जैसे बिहार में एनेक्सर 1 और 2 है, वैसे पूरे देश में एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 करना चाहिए और जाहिर है कि मुसलमान एनेक्सर 1 में चले जाएंगे ताकि इसलिए कि वो ज्यादा पिछड़े। चलिए विजेंद्र गुप्ता जी, एक ब्रीफ में आपसे जानना चाहेंगे कि मुसलमानों को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए, सोशली उनको उठाने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार आपकी आई है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, क्या कहिएगा? शिक्षा का ब्रीफ, शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, शिक्षा का अभाव है जो, और लेकिन यहाँ पे लोगों ने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। अभी तक ये माना जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हम इसके पूरे पक्षधर हैं और पूरा तौर पर मौका मिलना चाहिए और देश की मुख्य धारा में जुड़ करके देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर हर भारतीय अगर आगे बढ़ेगा तो शायद कमेटी ने इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने की बात करी है। गुप्ता साहब, आप बनाएंगे क्या? गाड़ी के दो पहिए हैं जी, तो जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, आपसे चलते चलते एक सवाल अली अनवर कर रहे हैं पीछे और इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने की बात है, सच्चर कमेटी ने सिफारिश, सच्चर कमेटी ने कहा है, क्या उस पर अमल होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की भावना को समझते हुए जी हमें अपलिफ्टमेंट के लिए वो तमाम कदम उठाने चाहिए जिससे कि आर्थिक रूप से समृद्धि आ सके, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके और मुख्य धारा में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। आप उसे रिजर्वेशन पर ले जाते हैं, आप उसे वोट पॉलिटिक्स, यहाँ पे वक्त कम है। विजेंद्र गुप्ता जी ने आपने अपनी बात कही, सिर्फ वोट पॉलिटिक्स करो नाज़रीन, अभी आप ये और अकलियत जाए, उनका उनमें कुछ उनकी प्रोग्रेस हो या ना हो, वो सब जाए भाड़ में। विजेंद्र गुप्ता जी, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, समय समाप्त हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। गुप्ता साहब,
नाज़रीन, अभी आप ये गर्मा गर्म बहस देख रहे थे। लोगों का मानना एक बात बिल्कुल तय है कि जितने भी यहाँ पे मेहमान हैं उन लोगों ने एक बात पर तो इत्तेफाक राय जाहिर किया, वो ये कि मुसलमानों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। चाहे आरजेडी के साहब हो, चाहे एलजेपी के हों, अली अनवर साहब हों या कासिम रसूल इलियास साहब, इन सारे लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक राय की कि मुसलमानों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। और शायद मुसलमानों की बैकवर्डनेस की, इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर इक्वल ट्रीटमेंट भी हो जाए तो शायद मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आज जो हालात हिंदुस्तान में है शायद ये मुमकिन नहीं है। और ऐसे हालात में ये मुमकिन जब नहीं है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, तो कुछ ना कुछ दूसरे इकदाम करने की जरूरत है। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में आज बस इतना। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, और आलमी समय को आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें समयलाइव.com और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।